वेलकम टू यू ऑल टू योर चैनल मैथ्स दादा। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है सीटेट का जो पिछले साल का कुछ क्वेश्चन पेपर था, वहाँ से जो सबसे डिफ़िकल्ट जो कठिन प्रॉब्लम था, जो हमको करने में टाइम लगता था फिर भी सवाल नहीं आता था, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दौरान हम उलझ जाते थे उस क्वेश्चन में, उस तरीके का प्रॉब्लम को हम लेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को अप्लाई करके उस शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए हम 10 से 15 सेकंड के अंदर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा ट्रिक हम आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ शायद ही दूसरे किसी वीडियो या फिर बुक में आपको मिलेगा, बिकॉज ये मेरा खुद का बनाया हुआ शॉर्ट ट्रिक है एंड आई होप कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाला है। आई एम योर मैथ्स दादा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह हमारा पहला सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मैं इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये 4 ऑप्शन हमको दिया गया है। बोला गया है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, मतलब एक राइट एंगल वो फॉर्म नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली जो गलती हम करते हैं, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, वो ए फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ पे सी में होता है सबसे बड़ा वाला नंबर और ए और बी होता है बाकी 2 नंबर। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं और हमारा सवाल भी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो सवाल भी, आंसर भी आपका सही आएगा, उत्तर भी आपका सही आएगा। लेकिन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीटेट जैसे एग्जाम में करने का प्रोसीड्यूर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगेगा, समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ही लगाएंगे। यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ही लगाएंगे, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए हमको लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल रहा हूं 7 स्क्वायर, मान लीजिए ए 7 है, बी 24 है और सी 25 है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। लेकिन एग्जाम में आप माइंड में ये बिठाइएगा, यहाँ पे आप अगर बिठाएंगे तो आपको टाइम लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 49 होता है। यहाँ पे मैंने 9 लिया और यहाँ पे सिर्फ 4 का स्क्वायर 16 होता है, सिर्फ 6 लिया। 9 8 6 कितना होता है, इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में 15 होता है, 15 का सिर्फ 5 लिया, ठीक है। और राइट साइड में क्या होगा, 25 का 5 का सिर्फ हमको लेना है, 5 का स्क्वायर 25 का सिर्फ 5 इक्वल्स टू 5। ये मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, तो अभी दूसरा हम जाएंगे। 8 15 17, 8 का 8 8 64 होगा, 64 का सिर्फ 4 लेंगे और 15 15 225 का सिर्फ 5 लेंगे। और राइट साइड में कितना, 17 17 289, तो 289 का सिर्फ 9 लेंगे, 4 और 5 9 हुआ, 9 इक्वल्स टू 9। तो ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ओके, अभी ये दोनों हमारा आंसर तो नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं, 1 स्क्वायर का 1, 0 स्क्वायर का 0 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर का 9। यहाँ पे हमको 1 इक्वल्स टू 9 मिल रहा है, जो कि सही नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। और यहाँ पे आपका बच गया मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 मिनट का टाइम। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो 15 सेकेंड मैक्सिमम आपको लगेगा आंसर निकालने में, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 सेमी। एक जो भुज है, एक त्रिभुज का, उसमें से एक भुज का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड दूसरे अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर। दूसरा एक और भुज है, उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर परिमाप दिया है p सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ p? p का जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ये हमको निकालना है। ये वैसे तो शॉर्ट ट्रिक वाला ये प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको सबसे छोटे में कराने का आपको दिखाता हूं कि कैसे एग्जाम टाइम में आपको करना है, ठीक है ना। हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी। एक ट्रायंगल के लिए, एक त्रिभुज के लिए 3 अगर
साइड तीनों भुज ए बी सी है, तो ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, जहां पे सी है मैक्सिमम साइड, जो मैक्सिमम साइड है, सॉरी छोटा होगा, सी जो मैक्सिमम साइड है वो बाकी दो साइड का समेशन से हमेशा छोटा होगा। तो ये आपको जानना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोटबुक पे नोट शीट या फिर फॉर्मूला शीट जो भी आपने बनाया है वहां पे ये चीज नोट करके रखें, बिकॉज आने वाले टाइम पे सीटेट के लिए स्पेशली ये बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो ए प्लस बी सी मैक्सिमम है। यहाँ पे तीनों साइड क्या क्या है, एक 5 है, एक 10 है, और तीसरा बोला नहीं है लेकिन बोला है पेरीमीटर है P। तो दो साइड अगर दिया है और पेरीमीटर भी दिया है तो हमारा क्या होगा, P माइनस 15 होगा तीसरा साइड, क्योंकि तीसरा तीन साइड का समेशन P है। तो लास्ट साइड कितना होगा, P माइनस 5 माइनस 10 मतलब P माइनस 15। ठीक है, ओके। तो अभी हमको ये C मैक्स हमको नहीं पता कौन सा है, C मैक्स 10 भी हो सकता है, P माइनस 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 तो कभी मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि 5 से बड़ा तो 10 है। तो एक बार हम P मैक्स के जगह 10 बिठाएंगे, एक बार हम C मैक्सिमम साइड के जगह P माइनस 15 बिठाएंगे, और दो में दो अलग अलग हम दो अलग ये इनइक्वालिटी बनेगा। तो ये दो अलग इक्वेशन से हम दोनों वैल्यू P का दोनों वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक बार बिठाते हैं A प्लस बी, मान लेते हैं P लार्ज, ये जो C है उसका वैल्यू है P माइनस 15, तो ये वाला क्या हो गया A प्लस बी 15, तो P होगा लेस देन 30 से छोटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक इस बार मान लेते हैं 10 सबसे बड़ा है, 5 प्लस P माइनस 15 ग्रेटर देन 10 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे मिलेगा P माइनस 10 ग्रेटर देन 10, P ग्रेटर देन 20। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला है कि P 30 से कम है, तो P अगर 30 से कम है तो P का मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 29, क्योंकि 30 से तो कम है ना, लेकिन 29 तो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे P ग्रेटर देन 20 है, मतलब 20 से बड़ा है, और 20 से बड़ा इंटीजर वैल्यू कितना हो सकता है, 21, तो मिनिमम वैल्यू 21, मैक्सिमम वैल्यू इज 29। तो ये हो गया आपका सही आंसर। यहाँ पे ट्रिक उतना नहीं था, लेकिन ये वाला आपको फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी आपको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि C जो है वो मैक्सिमम वाला साइड है। C जो है इसका ये जो ग्रेटर देन साइन है इसके राइट साइड में जो रहता है C, वो मैक्सिमम साइड है। ठीक है, ओके। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोला है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा। इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30, x का अगर हम इस सारे 14, 12, 34 और 30 के साथ x को जोड़ते हैं, द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो नंबर जो है समानुपातिक हो जाता है उसी क्रम में, उसी इन दैट ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √12x प्लस 9, √12x प्लस 9 का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। अच्छा, तो अगर हम क्लासिकल मेथड से जाए जो इतने साल से हम करते आ रहे हैं, तो हम चारों में क्या करेंगे, पहले तो ये जोड़ेंगे 34 प्लस x, 30 प्लस x, उसके बाद हम करेंगे ये समानुपातिक में है तो ऐसा साइन लगाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 14 प्लस x, 12 प्लस x इक्वल्स टू 34 प्लस x, 30 प्लस x, ऐसा करेंगे। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का x से स्क्वायर आएगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, या फिर हम समेशन डिवीजन प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत टाइम कंज्यूम होगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका आंसर गलत निकले, या फिर ये चारों में से कोई निकले ही ना, वर्स्ट केस। तो उस प्रोसेस में हम जाएंगे ही नहीं। हर एक सीटेट के क्वेश्चन में जो कठिन दिखता है वो कठिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, यहाँ पे ये जो नंबर है x जो ऐड करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बहुत ही एक छोटा सा चीज करेंगे। हमको इतना ये वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना 12x प्लस 9, तो इसको हम जो आंसर है वहां से इक्वेट कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे।
हर एक की चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 64, 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 81, 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 121 और 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 169, ठीक है। हम और क्या करेंगे, इसके बाद x निकालेंगे, x कितना आएगा, x आएगा यहां से अगर मैं 9 माइनस करता हूं तो ये आएगा हमारा 55, तो x एक फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए फ्रैक्शन में आ रहा है। और यहाँ पे x एक ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको देख के समझ में ही आ रहा है, x अगर फ्रैक्शन यहाँ पे होगा तो कभी भी इंटीजर वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है। अगर x एक फ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे पूर्ण संख्या कभी हो नहीं सकता। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है x एक इंटीजर है, x एक पूर्ण संख्या है। अगर x एक पूर्ण संख्या है तो यहां पे हमको उल्टा कैलकुलेशन करके फ्रैक्शन आ रहा है, तो ऑप्शन है पॉसिबल नहीं है। दूसरा वैल्यू 91 से 81 से अगर 9 माइनस करें तो आता है 72, x का वैल्यू एक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही आंसर है। बाकी दो भी आप करके देख सकते हो, आपको फ्रैक्शन ही आएगा, यहां पे भी फ्रैक्शन आएगा, यहां पे भी फ्रैक्शन ही आएगा। तो हम ये थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने, क्या दिमाग लगाया मैं आपको फिर से एक बार मैं रिपीट करके बता देता हूं। दिमाग ये लगाया, हमने देखा कि भाई यहां पे x एक पूर्ण संख्या, एक इंटीजर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये चारों ऑप्शन में से कोई सा भी चारों ऑप्शन इंटीजर है तो x भी एक इंटीजर ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया, ऑप्शन को इसके साथ इक्वेट कर दिया, चारों ऑप्शन को इक्वेट करके हमने देखा कि एक ही जगह पे ऐसा आ रहा है जो कि x का वैल्यू हमको दे रहा है पूर्ण संख्या इंटीजर, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, वहीं पे हमको ऐसे जंप नहीं करना है। हमको पहले ठंडे दिमाग से देखना है कि क्या दूसरा कुछ ट्रिक है, क्या दूसरा कुछ ट्रिक है, छोटा छोटा ट्रिक, ये इंटीजर का ट्रिक, ये थोड़ा दूसरा चीज का ट्रिक, क्या हम इस ट्रिक को यूज करके प्रॉब्लम का जो 3-4 मिनट का प्रॉब्लम था उसको क्या मैं 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर पाता हूं। अगर पाता हूं तो वो प्रॉब्लम हम करेंगे, अगर नहीं पा रहा हूं तो वो प्रॉब्लम हम स्किप करेंगे। ये बेसिक माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप एग्जाम के लिए किसी भी सीटेट का बात यहाँ पे हो रहा है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपेयर करते हो जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, ये माइंडसेट आपको रखना ही रखना है। तभी आप जो गणित का सवाल है, मैथमेटिक्स का पोर्शन को जो सवाल है वो आप अच्छे से कर पाइएगा। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम हमको दिया गया है, अ बीकर इज 3/7 फिल्ड विथ वाटर। एक बीकर है जिसका 3/7 भाग फिल्ड है वाटर से भरा गया है। अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू फिल द बीकर। और 16 लीटर वाटर मैंने वहां पे गिराया और वो बीकर पूरा भर गया, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर? तो बीकर का कैपेसिटी निकालना है, बीकर कितना पानी होल्ड कर सकता है वो हमको निकालना है। तो यहां पे ट्रिक कुछ नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए एक बीकर है, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो बीकर का कैपेसिटी या टैंक का कैपेसिटी हमेशा 1 मानना है, क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन है। अगर ये 1 माना हमने तो माना कि 3/7 फील्ड है। ये सारा कुछ माइंड में होगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। अगर 3/7 फील्ड है तो खाली कितना है हमारा? खाली है 1 - 3/7। और 1 - 3/7 को अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमको 1 से माइनस करना है तो ये छोटा वाला ट्रिक आप समझ के रखिए। 1 से माइनस करके जो मिलेगा वो होगा, नीचे जो है वो सेम होगा हर समय। 1 से अगर माइनस कीजिएगा नीचे जो हुआ सेम, और ऊपर होगा 7 - 3 मतलब 4। ऊपर होगा 7 - 3 - 4। क्यों होगा मैं यहाँ पे आपको छोटा सा दिखा भी देता हूँ। 7 और यहाँ पे 1 से 7 माइनस करके 7 आता है, इसलिए 7 - 3। और जब भी आप 7/3 देखिएगा फील्ड है तो आपको ये तभी दिमाग में आ जाना चाहिए, 7 - 3 4 होता है तो 4/7 भाग खाली होगा। तो ये आपको इतना पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। विदिन 1 सेकेंड आपको ये आ जाएगा। जब ये विदिन 1 सेकेंड आपको आ जाएगा तो आपको क्या करना है, खाली कितना है 4/7 जो आपने माइंड में कैलकुलेट किया, 1 - 3/7
ये आपने माइंड में कैलकुलेट किया ना, तो खाली है 1/47 और बोला 16 लीटर वाटर ऐड किया गया, जितना खाली है उतना ही तो ऐड करेंगे ना, जितना खाली है उतना ही ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वल है। 47 खाली है और 16 लीटर हमको भरना है। यहां पे बीकर का वॉल्यूम भी, बीकर का वॉल्यूम x, कुछ पकड़ने का जरूरत नहीं है, सिंपल 1 से इसको माइनस किया, 1 से माइनस करने का ट्रिक भी आपको बताया। ऊपर नीचे सेम रहेगा, ऊपर 7 - 3 नीचे वाला माइनस ऊपर वाला आ गया। इसको 16 इक्वल कर दिया 16 से, तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, क्योंकि हमने बीकर का वॉल्यूम 1 पकड़ा था। जब भी फ्रैक्शन में होगा, बीकर टैंक कुछ भी दे, उसका वॉल्यूम 1 पकड़ना है, तो 1 आ गया हमारा 28। तो हमारा आंसर आएगा 28 लीटर। यहां पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, बट ऑप्शन आता तो 28 राइट आंसर को आपको टिक करना है। ठीक है, यहां पे ये प्रॉब्लम उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम आसानी से हो जाता है, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताया उससे उस प्रॉब्लम का टाइम भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम एक बहुत ही डिफिकल्ट एंड बहुत ही इजी प्रॉब्लम करने वाला है, तो लेट्स लुक एट इट। ओके, तो इसी प्रॉब्लम का बात मैं कर रहा था जो डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप दिमाग लगाए तो 2 सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी का वैल्यू दिया है और बोला है कौन सा यहां पे सही है। तो एक अगर मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में यही आएगा कि मैं पुट करके देखूंगा कि कौन सा सही आ रहा है। चारों ऑप्शन पुट करूंगा, जिसका राइट साइड और लेफ्ट साइड, दायां बायां साइड इक्वल हो जाएगा, वो सही है। लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा रुको, थोड़ा ऑप्शन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाओ, ऑप्शन को सबसे पहले हमको देखना है। पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, फिर बाकी जो होगा होगा। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन में आप ऑप्शन देखो। सबसे पहले ऑप्शन आपको ये देखना है कि हमको ऐसा कुछ सवाल मिल रहा है क्या, या ऐसा कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या जो ए बी सी का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट ही ना हो, ए बी सी का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट ही ना हो। मैं कुछ आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं यहां पे अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं सी वाले ऑप्शन में, अगर मैं ब्रैकेट यहां पे ओपन करता हूं, तो ब्रैकेट ओपन करने से ये बन जाएगा ऐसा और ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है ना, तो a - b + c इक्वल्स टू c दोनों तरफ से प्लस है, तो c को यहां से मैंने हटा दिया। एक आ रहा है a + b, एक आ रहा है a - b, और a + b a - b इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और a को भी यहां पे हटा दो, a b दोनों प्लस है, तो -b = +b, तो b 2/3 है, +2/3 - 2/3 तो सेम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। ठीक है, ab + bc, यहां पे अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ये ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो आ जाता है हमारा ab + ac, और ये ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो आता है ba + bc। ठीक है, यहां पे ab कैंसिल होता है दोनों साइड में, और ac = bc आता है, c कैंसिल करो, a = b आ रहा है। क्या a = b है? नहीं। अच्छा, ये वाले ऑप्शन में, और ये वाला ऑप्शन 2 हम बाद में देखेंगे। पहले क्या हमको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्या सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया है। लेकिन ये वाला आप देखिए, ये वाला ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, प्लस वाला ऑप्शन, अगर आप ब्रैकेट को हटाए तो राइट साइड में भी a + b + c, सॉरी ये c होगा, लेफ्ट साइड में भी a + b + c। तो यही मैं बात बोल रहा था कि ऐसा ऑप्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसे प्रॉब्लम के लिए जहां पे a b c का वैल्यू कुछ भी हो, मेरा ये हमेशा सही होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। और अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को और ऑप्शन को स्टडी किया है तो आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये एक ऐसा इक्वेशन है, ए बी सी का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले लो, a + b + c तो हमेशा a + b + c के इक्वल ही रहेगा। और ये वाला ऑप्शन भी आपको वैलिडेट करने का जरूरत नहीं है, अगर ये ऐसा ऑप्शन आपको पहले ही मिल जाए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ये आपको दिखना चाहिए, अगर आपका प्रैक्टिस जबरदस्त है तो। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो है ये।
तो क्वेश्चन में बोला गया है वी कॉल ए नंबर परफेक्ट इफ इट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। एक पूर्ण संख्या का यहाँ पे डेफिनेशन बोला है कि क्या है पूर्ण संख्या, जब उसका जो सारे डिविजर्स होते हैं उसको जब हम प्लस करेंगे उस नंबर को छोड़ के तो वो एक पूर्ण संख्या होता है। इस पे बहुत सारे एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप याद रख ले। यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तीन कुछ ऐसे ही होते हैं, छोटे में छोटे, अगर एक 1 2 3 डिजिट में गिने चुने होते हैं, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो 1 सेकेंड में प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है, ये यहाँ पे 42 पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे, मैं इसको 1 सेकेंड में सॉल्व किया दिखाता हूँ। पूर्ण संख्या बस गिने चुने होते हैं। अगर मैं एक शुरू से स्टार्ट करूँ 0 से, सबसे पहला पूर्ण संख्या होता है 6, उसके बाद होता है 28, उसके बाद होता है 496 और उसके बाद होता है 8128। और सीटेट का पेपर है, उतना टाइम नहीं है, तो इससे ज्यादा कोई पूर्ण संख्या हमसे पूछेगा ही नहीं। रादर 28 से ज्यादा भी कोई नहीं पूछेगा। फिर भी मैं यहाँ पे दोनों आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ये 4 पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर 6, 28, 496, 8128, ये 4 आपको याद रखना है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप झट से सॉल्व कर पाइएगा। ये 3 मुझे पता था, इसलिए मैं बता पाया, 42 नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक थियोरी नंबर सिस्टम का जो आपको याद होना चाहिए ताकि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो प्रॉब्लम सबसे पहले हम देखते हैं। Which of the following is a perfect square? पूर्ण वर्गीय संख्या हमको निकालना है। ये 4 में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्गीय संख्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्गीय संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है, पहला डिजिट होता है, वो कितना हो, क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2, 3, 7, 8, ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। तो ये छोटा सा चीज से हम एक नंबर को यहां पे कट कर दे सकते हैं, क्योंकि एक नंबर के लास्ट पे 3 है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या चीज है, दूसरा हमारा यहां पे है लास्ट में 5, 1 यहां पे है। 5 में भी हो सकता है एक पूर्ण वर्गीय संख्या, 5 का लास्ट यूनिट डिजिट अगर 5 है तो पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और इसका भी लास्ट में है। लेकिन हमको जो 10th का डिजिट है, इसके बाद वाला डिजिट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि अगर यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए 1, 2, 3 तो नहीं होगा, 4, 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 7 या 9 होता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है इसका हमेशा इवन होगा। 10th का डिजिट है, इसका भी हमेशा इवन होगा, इसका ऑड होगा, और 9 का भी इवन होगा। अगर यूनिट डिजिट में 1 है और पूर्ण वर्गीय संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं हमको निकालना है, तो 1 के बाद हमको देखना पड़ेगा इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो होगा मतलब हो सकता है। 5 है तो इवन होगा, अगर इवन होता है तो हो सकता है। 6 है तो ऑड होना पड़ेगा, ऑड हुआ तो एक चांस है, इवन हुआ तो कोई चांस नहीं है। 9 के लिए भी इवन होना चाहिए, अगर ऑड हुआ तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये 5 के आगे इवन होगा तो चांस है, इवन नहीं है तो यहां पे इसको भी कट कर देते हैं। अच्छा, 1 के आगे इवन होगा तो एक चांस है, 1 के आगे यहां पे ऑड है, ये भी नहीं है। तो तीनों ऑप्शन अगर हमारा कट हो गया तो बचा क्या, बचा सिर्फ हमारा ये वाला ऑप्शन। तो ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये दो चीज़ पता है, छोटा छोटा चीज़ है, अपने फॉर्मूला के बुक में, नोटबुक में आप ये सब लिख के ले लीजिए, आपको एग्जाम में इतना हेल्प होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना हेल्प होगा। अगर ये छोटा छोटा चीज़ आप याद रखते हैं तो आपका मैथ का जो डर है, अगर आपको डर लगता है मैथ से या फिर आपको परेशानी होती है, तो ये छोटा छोटा ट्रिक यूज़ करके आप वो सारी परेशानियों को साइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस लेट्स गो अहेड टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम जो है, ये वाला प्रॉब्लम सबसे पहले में हम देखते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 24। ठीक है, दो नंबर का, दो संख्या का प्रोडक्ट गुणफल है 24। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दिस टू होल नंबर, जो ये दो नंबर का जोगफल है उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, सबसे छोटा जो जोगफल है सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है उसका। ठीक है, ये हमको निकालना है। इसका दो मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। ठीक है, दो प्रोसेस में से कोई भी आप अपना सकते हो, दोनों ही छोटा ट्रिक है, दोनों से ही आपको आंसर सही में आएगा, और जो प्रोसेस आपको सही लगे एग्जाम में क्लिक करें वो वाला प्रोसेस आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई दो नंबर है, एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स वाई ऐसा है और ग्रेटर देन 2 रूट एक्स वाई बोला है। रूट एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू प्रोडक्ट बोला है x इंटू वाई, तो 2 इंटू 24 हो जाएगा। अगर 2 इंटू 24 हुआ तो ये हो जाएगा 4 रूट 6, और ये अगर किया तो आपने थोड़ा बहुत रूट 6 का वैल्यू अगर पता है, रूट 6 होता है 2.28, अगर हो ये आपको पता है तो ये आपको मिल जाएगा 9.1 समथिंग मिलेगा। तो दोनों होल नंबर है और दोनों का वैल्यू 9.1 से ज्यादा है, तो 9.1 से ज्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर है, 10। तो 10 हो गया आपका आंसर। ऐसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला और ये कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा, रूट 3, रूट 5, रूट 2, रूट 3, ये सब का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस पर कुछ वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या करना है, उस पर हम ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑप्शन से आप जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 8 को 2 भाग में हम भागेंगे, इक्वल 4 + 4 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, 9 को कितना लिख सकते हैं, 4.5। 4.5 तो नहीं लिख लेंगे, होल नंबर दिखा है, तो एक 4 लेंगे, एक 5 लेंगे। 10 को कितना लेंगे, एक 5 लेंगे, एक दोनों 5 लेंगे, और 12 को 6 + 6 लेंगे। और ये जो प्लस साइन है सारे को हम मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस कर देंगे। और देख 4 + 4 16, तो मतलब ये 4 + 5 हो गया 20। तो जो भी है 24 से कम आ रहा है, 24 से जो भी कम आ रहा है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। 24 से जो दोनों कम आ गया उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वैल्यू प्रोडक्ट का वो 16 आ रहा है, तो 24 तो कभी नहीं आएगा। ये 20 आ रहा है, ये भी कभी नहीं आएगा। यहाँ पे दोनों दो नंबर का 24 से ज्यादा आ रहा है, एक 36 एक 25। जब ऐसा आएगा तो ये 5 + 5 को हम, ये यहाँ पे 5 एक्चुअली तो पहले 5 + 5 था, ये 10 को हमने 5 से डिवाइड किया था। हम इस बार थोड़ा इधर उधर करेंगे, 4 + 6 करेंगे। इस 5 से कम किया तो इस 5 एक बढ़ेगा, एक 5 से कम करने से बनेगा 4, और 5 से एक ज्यादा करने से बनेगा आपका 6। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24। जब आपको ये मिल गया, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो 12 में नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों करने के बाद जो छोटा वाला ऑप्शन होगा, अगर 12 में ऐसा कभी नहीं आता है 24, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर आता है तो इन दोनों में जो छोटा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या मैंने किया। मैंने क्या किया, मैंने 4 को तोड़ा, इक्वली तोड़ा, 4 + 4, तो उसको इंटू से मल्टीप्लाई किया। इसको डायरेक्टली लिखना है एग्जाम की सिचुएशन में, 4 + 4 16 लिखना है। ठीक है, और 9, 5 + 4.5 4.5 नहीं होगा, 5 + 4 होगा, 4 × 5 4 × 5 पूरी 20 होता है, तो ये 20 होगा। अच्छा, तो ये दोनों डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया, दोनों ही 24 से कम है। तो 10, 5 × 5 5 × 5 25 25 होता है, तो ये एक्सेप्टेड है अभी भी। ठीक है, और 12 का कितना होता है, 6 × 6 36। अच्छा, ये एक्सेप्टेड अभी है। अभी इसके बाद क्या करना है, ये दोनों में से लेके हमको
5 प्लस 5 जो था 10, वो 4 प्लस 6 करना है, ठीक है। तो हमको 24 यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे भी अगर हम 6 प्लस 6 के जगह पे हम क्या करते, 6 प्लस 6 की जगह पे एक 5 करते, एक 7 करते, तो ये 35 आ जाता, ठीक है। उसके बाद हम इसको और कम करते, इसको और थोड़ा बढ़ाते, 32 आ जाता। इसके बाद इसको और हम कम करते, इसको और बढ़ाते, 27 आ जाता। और एक और कम किया, एक और बढ़ाया तो 20 आ गया। यहाँ पे 24 है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 12 भी नहीं हुआ तो आखिरी क्या बचा, आखिरी बचा 10, तो 10 हमारा होगा राइट आंसर। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम में नंबर है कि 2 मल्टीप्लिकेशन का जो है वो 24 दे रहा है, फिर भी जो छोटा वाला नंबर है वही हम लेंगे। यहां पे 12 करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे 10 से ही मेरा आंसर आ गया। तो हमको सीरियली नहीं करना है, ABCD से सीरियली नहीं करना है, सबसे छोटा वाला पकड़ना है, उसके बाद एक स्टेप बड़ा हमको जाना है, तो ही आपको आंसर ये मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। और ये वाला जो मैंने प्रोसेस पहले दिखाया उसमें से एक फॉर्मूला और 2-3 वैल्यू याद रखना है, झटाक से आपको आंसर निकल के आएगा और विद इन 15 to 20 सेकेंड मैक्सिमम ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो अभी जो प्रॉब्लम है ये दिखने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग सकता है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है, एक कॉमन सेंस है कि सीटेट के एग्जाम में थोड़ी 3^500 आप कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है जो ये 3^50 है वो ऊपर किसी 3^50 से 3^500 से कट होगा। तो अगर कट ही होना है तो उसको क्यों ना हम 1 मान ले, 1 मान के कट करें तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, या फिर 0 मान ले, 0 मान के भी आप कर सकते हो। देखिए, अगर यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाता है और ये पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है 8, तो 8 होगा हमारा आंसर। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 0 ना बिठाएं। 0 बिठाएंगे तो इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगा आप इसको 1 बिठा के करें, 1 बिठा के इसको सॉल्व करें, ठीक है। 1 बिठा के अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा। अगर 1 बिठाइएगा तो 3^500 इक्वल्स टू, अगर 1 पकड़ते हैं तो 3^502 कितना होगा, 3^502 होगा 3^500 प्लस 2, मतलब 3^500 इंटू 3² है ना। तो 3^500 का वैल्यू है 1, तो इसका 3^502 का वैल्यू हो गया 9। तो यहाँ पे मैं बिठा दूंगा 9, यहाँ पे मैं बिठा दूंगा 1 और यहाँ पे मैं बिठा दूंगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 - 1 8, 8 + 16 24, नीचे 3 काट होके आंसर आ गया हमारा 8। तो अगर 0 बिठाने से प्रॉब्लम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 बिठाने से प्रॉब्लम ना हो तो हमको 1 बिठाना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता ही देता हूं। जैसे प्रॉब्लम अगर ये रहता, फिर यहाँ पे अगर हम 0 बिठाते तो ये प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि 0 से अगर हम कुछ डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तब यहाँ पे हम 1 बिठा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 3^500 हमको पता है, कॉमन सेंस है ये, कि 3^500 का वैल्यू हमको कभी भी पॉसिबल ही नहीं है सीटेट में। तो एग्जामिनर जो है वैसा सवाल देगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि गारंटी है कि नीचे वाला 500 ऊपर वाला 500 कट होगा। अगर कट ही होना है तो क्यों ना हम उसको 1 पकड़े, 1 पकड़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये छोटा ट्रिक आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और आज हम पहुंच चुके हैं वीडियो के आखिरी में। लेट्स मूव है टू आवर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। तो ये जो प्रॉब्लम है, बोला है 1 फैक्टर ऑफ ये निकालना है, एक फैक्टर निकालना। ये जो नंबर है इसका एक फैक्टर हमको निकालना है और बोलना है ये चारों में से एक फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अलजेब्रा लगता है, ये सब लगता है, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक ये है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमको एक वैल्यू यहाँ पे बिठाना है, एक वैल्यू 3 बिठाते हैं हम, 3^4 x का वैल्यू, ठीक है। 3^4 3² + 1, 3^4 कितना होता है 81 प्लस 3² होता है 9 + 1 91।
अभी यहाँ पे x के वैल्यू बिठाते हैं, x का वैल्यू अगर 3 बिठाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 11। यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है हमारा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 प्लस 1 आएगा हमारा 7, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 9 माइनस 3 माइनस 1 मतलब 5। अगर इसमें से कोई भी एक इसका फैक्टर है तो 91 का कोई फैक्टर यहाँ पे होना चाहिए। मैंने तो x का वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू हो, फैक्टर इसका कोई एक तो होगा ही। चारों में से एक ऑप्शन अगर इसका फैक्टर है तो x के जगह पे हम किसी भी वैल्यू बिठाए तो वो सेम ऑप्शन भी इसका फैक्टर होना चाहिए, 91 का फैक्टर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 91 का फैक्टर कौन सा है, ये इसमें से 91 का फैक्टर कौन सा है। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है 91 का फैक्टर, और यही हमारा है राइट आंसर। एक यहाँ पे सजेशन है कि जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम देखें तो आप ऐसा नंबर थोड़ा सा बड़ा 0, 1, 2 ये सब ना ले। हालांकि 2 अगर लेंगे तो हमको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 ऐसा नंबर आ जाए जो यहाँ पे हमारे इस प्रोसेस को फिट कर रहा है। थोड़ा आप 3 से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर एक ही बार में आपको मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन आंसर आपका सही मिलेगा। अगर आप सही से करते हैं प्रैक्टिस तो ये भी 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा आपको कभी नहीं लगेगा, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा है तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम कराया है। आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं ऐसे प्रॉब्लम लाता रहूँगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये सारा ट्रिक्स आपको कैसा लगा, और आप कौन कौन से और गवर्नमेंट जॉब या फिर और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए आप जानना चाहते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे उस एग्जाम के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर है आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो मैं आप ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि मैं आपका फुल हेल्प कर सकूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज़ योर मैथ्स दादा साइनिंग ऑफ।